ठीक है, तो हमने कल जो मॉडर्न पीरियड है, इंडियन हिस्ट्री का जो मॉडर्न पीरियड है, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था इस टेबल से। नारायण कल क्लास मिस किए तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन रिवीजन कर लेता हूँ फटाफट, है ना। तो हम देखे थे कि जब मिडेबल पीरियड खत्म होता है, तब मुगल एम्पायर जो सेंट्रलाइज्ड एक पावर था, उसका डिक्लाइन होता है, उसका खत्म होता है। ओके, और कौन सा रूल्स उभर के आते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट स्टेट्स उभर के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मराठास, है ना, फिर निजाम ऑफ हैदराबाद हमने देखे थे, फिर बंगाल का नवाब जो है, और सिख अंपायर बाद में आते हैं। तो उस तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट्स खड़ा होने लगते हैं, और उसके साथ साथ हमने देखा था कि फॉरेन कंपनीज, फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स, पोर्टुगीज का जो कंपनीज है, फ्रेंच जो कंपनीज है, वो आके फिर अपना फुटहोल्ड को स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड along with them आर्मी, उसके साथ आर्मी भी था। ओके, स्ट्रॉन्ग आर्मी था। तो क्या होते हैं अल्टीमेटली, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो जितना भी एलिमेंट्स था, इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स था, मुगल्स था, यू नो, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, फॉर एग्जांपल मराठा, है ना, जो नवाब ऑफ बंगाल्स, बंगाल का नवाब जो था, फिर जो कंपनीज था, फॉर एग्जांपल, है ना, फ्रांस का जो कंपनी था, पोर्टुगीज का जो कंपनी था, और ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो सारा का बीच में एक हिस्टोरिकल, यू नो, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते, स्ट्रगल पैदा होते हैं टू गेन पावर। ओके, तब इंडिया का जो पावर सेंटर था पहले मुगल का हाथ में था, वो पावर सेंटर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, और अभी स्ट्रगल शुरू हो गया। ओके, उस स्ट्रगल के चलते पहला टाइम में तो ऐसा लगा था कि मराठा एम्पायर बहुत स्ट्रांग होने लगा था, और वो ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया को ही एक्वायर करने लगे थे, ऑलमोस्ट मोटा मोटी, यू नो, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करने लगे थे, और दिल्ली जो मुगल का रूल था उसको भी कंट्रोल करने लगे थे। इनफैक्ट राजपूताना जो स्टेट्स था उसको भी कंट्रोल करने लगे थे। ओके, तो ऐसा लग रहा था कि मराठा आके यहाँ पे एक जो पावर वैक्यूम था उसको फील करेगा। ओके, और यू नो एक सेंट्रलाइज पावर एस्टेब्लिश करेगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स आके उस वो जो सपना था, वो जो, है ना, हिस्टोरिकल इवेंट था, उसको मोड़ दिया, है ना। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट केम इन द फॉर्म ऑफ द राइज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो वो तख्ता पलट दिया बेसिकली जो हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स अपने पावर को बढ़ाने लगा था। ओके, तो जैसे द फर्स्ट माइलस्टोन, जो माइलस्टोन हमको याद रखना है वो ये है कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बुक्सार, है ना। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बुक्सार जब हुआ, ये क्या था बेसिकली कि जो बंगाल का नवाब था उस टाइम में, सिराजुद्दीन सिराजुद्दीन सिराजुद्दौला। ओके, उस टाइम में तो बंगाल का नवाब था, उस बंगाल का नवाब से वर्सेस कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों का बीच में लड़ाई हो गया। ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बंगाल का नवाब और ब्रिटिश इंडिया, उस ये बैटल ऑफ प्लासी डिफाइनिंग मोमेंट था। क्यों? क्योंकि पहली बार, है ना, पॉलिटिकल कंट्रोल जो है, बंगाल का जो पॉलिटिकल कंट्रोल या एनी ऑफ द स्टेट्स, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी था, एक जो बिजनेस करने वाला कंपनी था। ये डिफाइनिंग बैटल के बाद क्या हुआ कि पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि बंगाल का जो राजा था, नवाब था, उनको हरा दिया
और वो अपना मन मर्जी एक नवाब बिठा दिया। ओके, तो इनडायरेक्टली कंट्रोल करने लगा, इनडायरेक्टली बंगाल का नवाब को कंट्रोल करने लगा, तो पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया। ठीक है। फिर 7 साल बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बुक्सर होते हैं, है ना। बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बुक्सर होते हैं ना 1764 में। उसमें और एक डिफाइनिंग पीरियड ये आता है कि बैटल ऑफ बुक्सर में क्या होता है कि है ना, तब मुगल एम्पायर था, एक नवाब ऑफ ओथ्स बोल के था, है ना। ओथ्स बोल के एक उत्तर प्रदेश का एक राज्य था। और है ना बंगाल, जो नवाब ऑफ बंगाल, वो तीनों मिलके, मुगल, नवाब ऑफ ओध और नवाब ऑफ बंगाल, ये तीनों मिलके ब्रिटिशर्स को हराने के लिए फिर से लड़ते हैं, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग आर्मी उनके पास था। तो बैटल ऑफ बुक्सर भी हार जाते हैं। ओके, और बैटल ऑफ बुक्सर हारने के साथ साथ क्या होते हैं, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट बन जाता है। क्यों, वाई? बिकॉज उसके साथ जो ब्रिटिशर्स था उन लोगों ने फोर्स किया कि आप लोग मेरे साथ एक समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हारे हुए हैं, आप लोग मेरे साथ समझौता करना पड़ेगा। उस समझौता का नाम है ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद। ओके, उस ट्रेटी में क्या लिखा हुआ है कि एक राइट्स देते हैं ब्रिटिशर्स को, दीवानी राइट्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं दीवानी राइट्स। ओके, दीवानी राइट्स का मतलब क्या है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 जगह में टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स, डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है ना। ये पहली बार होता है। ओके, हिस्ट्री में पहली बार होते हैं। ठीक है, तो ये डिफाइनिंग मोमेंट हो गया, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बिजनेस एक कंपनी था, बिजनेस करने के लिए एक ट्रेडिंग कंपनी था, वो पॉलिटिकल कंट्रोल डायरेक्टली आ गया उनके पास, उनके हाथ में। ओके, उसके साथ साथ उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ओके, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ हम लोग देखे थे कि वो लोग अलग अलग पॉलिसी अपनाए थे, जिसके वजह से वो लोग ग्रेजुअली जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स था, प्रिंसली स्टेट्स जिसको हम बोलते हैं, उस प्रिंसली स्टेट्स को हड़पने लगा, एक एक करके, एक एक करके। तो उनका तरीका ये था, कुछ पॉलिसी, सब्सिडियरी अलायंस नामक कुछ पॉलिसी लगाता था। ओके, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बोल के पॉलिसी लगाता था, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बोल के पॉलिसी लगाता था, एक सब्सिडियरी अलायंस बोल के पॉलिसी लगाता था। ओके, फिर डायरेक्टली वार भी करता था। ठीक है, तो अल्टीमेटली जाके उन लोगों का 3 चैलेंजेस निकला। एक तो हो गया मराठा, फिर मैसूर में टीपू सुल्तान, ओके, फिर सिख। ठीक है, एक मराठा, सिख और मैसूर, और भी था, छोटा मोटा लड़ाई कर रहे थे वो लोग, लेकिन ये मेजर चैलेंजेस था। तो बहुत लड़ाई लड़ी। ओके, तो लड़ाई लड़ने के साथ साथ क्या हुआ, वो लोग धीरे धीरे करके जीत गया। और जीतने के साथ साथ क्या हुआ, उस टेरिटरी को, जो मराठा का टेरिटरी है, मैसूर का टेरिटरी है ना, सिख का जो पंजाब वाला टेरिटरी है, उसको अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, उसी तरह वो लोग सब्सिडियरी अलायंस भी एक पॉलिसी है, और वो पॉलिसी के तहत हम देखेंगे वो कैसा पॉलिसी था, क्या पॉलिसी था। ओके, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बोल के पॉलिसी था, वो पॉलिसी के तहत बेसिकली क्या करते थे वो लोग, छल कपट करके अपना हाथ में एक एक करके स्टेट्स को लेना था। ठीक है, तो धीरे धीरे वो लोग 1850s तक आते आते, 1850s तक आते आते क्या हुआ, सारा इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उन लोगों के हाथ में आ गया था। ओके, तो वो लोग कब आए थे, 1600 में आए थे। ओके, फिर फैक्ट्री सेटअप किया, कुछ ना कुछ किया। ओके, फिर फ्रांस के साथ भी लड़ा इसी बीच। ओके, फिर उसको कार्नेटिक वार्स बोलते हैं, कार्नेटिक वार्स हम देखे थे वो भी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होते हैं। ठीक है, प्लासी,
ठीक है। फिर 1764 में क्या होते हैं? बुक्सार। ओके। फिर हम क्या देखे कि 1850s तक आते आते पूरा इंडिया को कब्जा में कर लेते हैं, है ना। सिख को भी हराते हैं यहाँ पे, मराठा को भी हराते हैं, है ना। मराठा को भी हराते थे, मैसूर को भी हराते हैं, फिर सिख को भी हराते हैं। सिख को लास्ट में हराते हैं, ठीक है। और सिख को हराते ही, सिख लोगों को हराते ही ऐसा लग गया कि इसका कोई चैलेंज अभी बचा नहीं है, और वो लोग इंडिया का सबसे सुपर पावर बन गए, ठीक है। पूरा इंडिया कब्जा में आ गया 1850s तक, ठीक है। ये बस एक टाइमलाइन है जिसको आपको दिमाग में बिठाना है, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ कि रिवोल्ट हुआ 1857। आपको पता ही है 1857 में रिवोल्ट हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स का पॉलिसीज जो था वो पसंद नहीं था। जो इंडिविजुअल प्रिंसली स्टेट्स था ना, राजपुताना था, है ना, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स था। यूपी में कुछ स्टेट्स था, वोथ में, मेरठ में, ऐसा ऐसा बहुत सारे स्टेट्स था। और जो मुगल अंपायर का लास्ट रेमनेंट्स था, है ना, जो लास्ट सक्सेसर्स था, वो भी बचे हुए थे। तो वो लोग भी एक, उनका नाम पे एक्चुअली ये रिवेलियन शुरू हुआ था, ठीक है। फिर 1857 में रिवोल्ट होते हैं। फिर रिवोल्ट को दबा दिया गया। रिवोल्ट इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि सबका सपोर्ट भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि, है ना, कि सारा देश मिलके रिवोल्ट कर रहा है, नहीं, है ना। कुछ कुछ फ्रैक्शन या कुछ कुछ सेक्शन ही रिवोल्ट कर रहा था। उसमें से कुछ मिलिट्री, कुछ सेपोय थे, है ना, इन जो ब्रिटिश मिलिट्री में था, ब्रिटिश आर्मी में था, उन लोग का कुछ सेक्शन ऑफ आर्मी मैन, सेपोइस, पार्टिसिपेट किया उस रिबेलियन में। और उसके साथ साथ कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी पार्टिसिपेट किया, हम देखेंगे वो। फिर क्या होते हैं, ये रिवेलियन आते हैं, रिवेलियन आते ही क्या होते हैं इसमें, क्राउन जो है, जो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का मतलब जो ग्रेट ब्रिटेन में जो बैठे हुए हैं क्वीन विक्टोरिया उस टाइम में, तो देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यार रिवोल्ट हो गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम में, जो कारोबार में कुछ गलत है, ठीक है, हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो उसको क्या क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप बोरी बिस्तर उठाओ और पैकअप करो, है ना, चले जाओ। तो हम लेंगे अभी, हम अभी गवर्न करेंगे। तो वो लोग क्वींस प्रोक्लेमेशन करते हैं, क्वींस प्रोक्लेमेशन। को प्रोक्लेमेशन का मतलब डिक्लेयर करना या कुछ एक लेटर भेजना, है ना, एक प्रोक्लेमेशन है, ठीक है, डिक्लेयर करना, ठीक है। क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858 में करते हैं इलाहाबाद में, ओके। तो उसमें ये डिक्लेयर करते हैं कि अभी से ईस्ट इंडिया कंपनी का दुकान बंद, और क्वीन का रूल जो है, क्राउन का जो रूल है, वो आया हुआ है, ठीक है, आ गया अब। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। उसके उसके बाद फिर शुरू होता है ब्रिटिश का जो जो क्राउन का डायरेक्ट रूल, जिसमें वो लोग रिफॉर्म करने का कोशिश करते हैं ना, कुछ रिफॉर्म करने का कोशिश करते हैं। वो रिफॉर्म करने का जो कोशिश करते हैं, वो लोग कुछ एक्ट्स लाते हैं, कुछ लॉस लाते हैं, ठीक है। और वो हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे वो क्या क्या लॉस लाते हैं, है ना। इंडियन काउंसिल काउंसिल एक्ट 1861, 1892, ऐसा ऐसा, ओके। फिर इंडिया में 1885 तक आते आते, ये तो 1857 1858 का कहानी है। तो 1885 में आते आते क्या हुआ, आईएनसी का फॉर्म होते हैं, ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म होते हैं, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ठीक है, प्लस नौरोजी, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ओके, हम देखेंगे वो भी, प्लस और भी कुछ लोग था, ओके। फिर 1885 आते आते
आईएनसी फॉर्म होते हैं, फिर अपना जो आईएनसी है वो धीरे से कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स करते हैं, कुछ डिमांड रखते हैं, लेकिन बहुत शांति शांति से करते हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट या वायलेंटली नहीं करते हैं। ठीक है, शांति प्रिय लोग थे, और उसको मॉडरेट्स भी बोलते थे, मॉडरेट्स। ठीक है, मॉडरेट्स। और 1905 में एक कुछ इंसिडेंट होते हैं। इंसिडेंट क्या होते हैं कि बंगाल का पार्टीशन कर देते हैं, है ना, बंगाल का पार्टीशन कर देते हैं, बंगाल पार्टीशन। ओके, तो बंगाल पार्टीशन में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऐसे ही लगाते थे, आप लोगों को पता है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से ही वो लोग पूरा इंडिया को कब्जा कर लिए थे। तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाते हैं हिंदू और मुस्लिम को सेग्रीगेट करने के लिए, है ना, हिंदू और मुस्लिम को सेग्रीगेट करने के लिए बंगाल पार्टीशन करते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम, क्यों हिंदू और मुस्लिम कैसे वो बंगाल पार्टीशन की एक रीजन लेके, और हिंदू और एक्चुअल जो रीजन है हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए करते हैं, वो हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, लेकिन ये बंगाल पार्टीशन इंपॉर्टेंट है। फिर उसको उसको ये बंगाल पार्टीशन को प्रोटेस्ट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है ना, ये ट्रिगर करते हैं बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट इसका, लेकिन क्या करते हैं, इसका दायरा बढ़ जाता है स्वदेशी मूवमेंट। बोलते हैं कि हमको हमारा देश का जो बने हुए प्रोडक्ट है उसी को यूज करेंगे। ठीक है, ये स्वदेशी मूवमेंट वो डिटेल में देखेंगे, लेकिन ट्रिगर यही है, 1905 का बंगाल पार्टीशन ट्रिगर यही है। ठीक है, फिर एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीमिस्ट जो वायलेंट मूवमेंट का पैदा हो जाते हैं। ठीक है, वायलेंट मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओके, फिर 19 ओ 19 और 19 तक, सॉरी 19 और 19 तक वो कुछ स्प्लिट होते हैं कांग्रेस का बीच में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का बीच में, या ठंडा और गरम जो है ना, पार्टी दो अलग अलग था, तो उसका बीच में कुछ स्प्लिट होते हैं। फिर बाल गंगाधर तिलक है ना, वो अपना होम रूल लीग निकालते हैं, है ना। फिर है ना, इतना एक डिफाइनिंग मोमेंट नहीं था, नहीं आया अभी तक, ये बस एक धीरे से 1900, सॉरी ये 1919 1919 का जो मेन इवेंट है उसके लिए जो हिस्ट्री है वो तैयार हो जाते हैं। कुछ कुछ इवेंट्स होता है, जैसे वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। ठीक है, इसमें ब्रिटिशर्स ने कुछ एक इंगित दिया था कि है ना, हम लोग आपको वर्ल्ड वॉर वन के बाद आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया इंडिया अगर पार्टिसिपेट करेंगे, इंडियन आर्मी जो है, आर्मी ब्रिटिशर्स वाला जो लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर वन में, अगर आर्मी इंडिया का लोग अगर उसमें भर्ती होकर लड़ेंगे तो हम कुछ कंसेशंस देंगे, हम कुछ आपका डिमांड एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, फिर महात्मा गांधी, एम के गांधी का आगमन होते हैं 1915 में। ठीक है, इसी दौरान। ओके, फिर वो साउथ अफ्रीका में था, साउथ अफ्रीका से फिर 1915 में आते हैं और चीजें समझने लगते हैं, फिर अपना जो है ना धीरे धीरे वो अपना पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन 1990 या उसका जो मेन मूवमेंट था, वो मास मूवमेंट जो था, वो स्टार्ट नहीं किए थे तब तक। ठीक है नारायण, ठीक है सर। यस सर, ओके होगा सर, ठीक है। ओके ओके, एनी डाउट प्लीज आस्क। ठीक है, पूछना, मतलब कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना है।
ओके। फिर 1915 के बाद क्या होता है, गांधी अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और प्रिपेयर करता है मास मूवमेंट के लिए, है ना। लेकिन हम ये एक ब्रेकअप करते हैं 1919 तक, कुछ होता नहीं है सिग्निफिकेंट, कुछ होता नहीं है 1905 के बाद, स्वदेशी मूवमेंट के बाद, ठीक है। छुटपुट कुछ होते हैं, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेकिन आपका बेस तैयार करने के लिए आपको ये समझना है कि 1905 से 1919 एक लल पीरियड था, ओके। स्टॉर्म से पहले, है ना, जो लल पीरियड होता है ना, वो वाला था। तो स्टॉर्म कब आते हैं? स्टॉर्म बोले तो धुमुहा, है ना, कब आते हैं? स्टॉर्म कब आते हैं? 1920 में, इन द फॉर्म ऑफ एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। एसएमएस में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो गांधी ने शुरू किया था, किसी को पता है? नहीं, ठीक है, वो देख लेना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके। फिर आते हैं, फिर है ना, फिर कुछ कुछ होते हैं, चोरी चौरा इंसिडेंट होते हैं, है ना, बहुत सारा चीजें होते हैं। फिर वो एनसीएम को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं गांधी। फिर एक, फिर से लल पीरियड आते हैं, फिर से पीसफुल पीरियड आते हैं, आंदोलन मुक्त पीरियड आते हैं, है ना, ओके। तो उस पीरियड में क्या करते हैं, गांधी अपना फिर से नेक्स्ट जो आंदोलन है उसके लिए तैयार करते हैं। सो नेक्स्ट आंदोलन कब आते हैं? 1930, इसको बोलते हैं सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओके। 1930 में आते हैं, राइट। उसमें सॉल्ट मार्च होते हैं, सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं उसको, है ना। ये देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, ठीक है। फिर 1942, फिर कुछ कुछ वजह से, कुछ कुछ रीजन के वजह से वो फिर सॉल्ट मार्च या सीडीएम, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्लीज मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। और एसएमएस में भी आइनो माइनो आंदोलन नहीं की, आइनो माइनो आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाँ, आइनो माइनो आंदोलन, यस, एसएमएस में आइनो माइनो आंदोलन, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन तो ओ हो जो आंदोलन नहीं की सर, हाँ, ओ हो जो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, है ना। तो अगर एसएमएस में पता चल गया तो हिंदी में भी आसान हो जाता है ना। तो अगर एसएमएस में असहयोग है तो हिंदी में असहयोग, है ना, असहयोग आंदोलन, सॉरी, ये असहयोग आंदोलन है, ये वाला एनसीएम, असहयोग आंदोलन, ओके। और आइन आइन अमान्य आंदोलन, ठीक है, जो लॉ को डिसओबीडियंट करते हैं, है ना। कुछ ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया, उसको अगर हम ओबे नहीं करते हैं, उसको सिविल डिसोबीडियंस बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने शुरू किया था, गांधी ने, ठीक है। उसको उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, 1942 में, ठीक है। ये माइलस्टोन है, मतलब दिमाग में आपको बिठाना है कैसे फ्लो चलता है ना, स्टोरी का जो फ्लो है, कहानी का जो फ्लो है, वो इस तरीके से चलता है ना। फिर एक एक करके उस फ्लो के अंदर हम घुस जाएंगे, ओके। लेकिन ये फ्लो पहले दिमाग में बिठाना है। फिर 1947 आते हैं, है ना, इसमें इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। यही है मॉडर्न पीरियड, यही है मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इतना ही है, ठीक है। देखने जाएगा तो आप अगर देखेंगे ढंग से तो ये इजी है, कुछ नहीं है, कुछ माइलस्टोन है, उसको आपको एक दिमाग में फिट करना है। ये जो माइलस्टोन आप देखे ना, ये जो यहाँ पे जितना भी माइलस्टोन देखे, ये वाला जो माइलस्टोन देखे, इसको फिट करना है। और एक बार फिट हो गया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में घुस जाना है, ठीक है।
ये हो गया अपना एक ओवरऑल जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक ओवरव्यू। और हम अभी उस ओवरव्यू का एक एक चीज लेके अंदर थोड़ा सा घुसेंगे, ठीक है, ताकि और बेस स्ट्रांग हो। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो ये है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारा भारत में आए और एज अ ट्रेडिंग कंपनी, ओके, बिजनेस करने के लिए आते हैं पहले, और बिजनेस करने के लिए आते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वही राजा बन जाते हैं। ठीक है, वो देखेंगे कहानी थोड़ा सा डिटेल में कैसे बन जाते हैं वो लोग। ओके, तो वो लोग आते हैं कब, हम लोग पता है कब आते हैं ब्रिटिशर्स, किसी को पता है? देखेंगे। 1600। हाँ, 1600 में ब्रिटिशर्स का एक चार्टर बनता है। चार्टर, चार्टर बोले तो एक लेटर है, एक लेटर। उस लेटर में क्या लिखा है, किसने लिखा है ये लेटर, एक डॉक्यूमेंट है ये। क्वीन, जो इंग्लैंड का जो क्वीन है, उन्होंने लिखा और बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी हम तैयार करते हैं, और उसी चार्टर के तहत, उसी लेटर के तहत 1600 में बनते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन वो तुरंत इंडिया में नहीं आते, थोड़ा बाद में आते हैं। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे यूरोपियन पावर्स, इंक्लूडिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी पावर्स भी थे उस टाइम में, जैसे पोर्टुगीज था, वो लोग कैसे आए थे। ठीक है, वो थोड़ा देखेंगे। तो इंडिया में आने के लिए एक तो हो गया जो लैंड राउट था। लैंड राउट का मतलब जो जमीनी रास्ता था, वो एक था, उसको हम सिल्क राउट भी बोलते थे उस टाइम में। ओके, सिल्क राउट आप अगर सुने होंगे, लेकिन वो बहुत टेडियस था, है ना, क्योंकि जमीनी पहाड़ पर्वत बहुत सारा था और बहुत डिफिकल्ट टेरेन था। ठीक है, तो एक ऑल्टरनेट राउट या ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढने का काम यूरोपियन ने किया उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम यूरोप जो है रिनाइसेंस, जिसको रिनासो बोलते थे, है ना, या मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया था उस टाइम तक। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था उसके बाद। एक रिनाइसेंस अगर आप अगर सुने होंगे, यूरोपियन रिनाइसेंस, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि यूरोप एक एक बढ़िया एक हिस्ट्री का एक यूरोपियन हिस्ट्री का एक बढ़िया फेज में गुजर रहे थे, जहां पे उन लोगों का जो माइंडसेट है वो ब्रॉडन हो गया था। उन लोगों का जो माइंडसेट है वो रिफॉर्म्ड हो गया था, मॉडर्न हो गया था। कैसे, वो लोग एक्सप्लोर करने लगे थे, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया था उस टाइम तक। न्यूटन का जो थ्योरीज था तब आने लगे थे, न्यू न्यू डिस्कवरीज होने लगे थे, न्यू न्यू इन्वेंशंस होने लगे थे, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स शुरू होने लगे थे। ओके, तो यूरोप उस दौर में गुजर रहा था। ठीक है, तो उस दौर में क्या हुआ, एक वास्को दा गामा बोल के एक व्यक्ति था, जो एक एक्सप्लोरर था, है ना, एडवेंचर करने में उनको मजा आता था। ठीक है, वो पोर्टुगल का था, और वो क्या किया कि इंडिया का जो सी राउट है, जो सी राउट है, ठीक है, एक तो हो गया ये, आप देख रहे हैं ना ये वाला जो मैप है, ये ब्रिटेन है ना, ये पोर्टुगल है, ये वाला पोर्टुगल है, ये ब्रिटेन है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा करके एक सिल्क राउट तो था ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ पर्वत है ना, बहुत सारा हर्डल्स था, बहुत मुश्किल था। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि इस रास्ते से अफ्रीका का नीचे से होके यहाँ तक वो लोग एक रास्ता, जो सागर का रास्ता है, वास्को द गामा ने डिस्कवर किया। ठीक है, क्योंकि वो एडवेंचरिस्ट था। ओके, तो उस टाइम में वास्को द गामा कहाँ आते हैं, कालीकट। ये कभी कभी एमसीक्यूज में आते हैं। ओके,
1498 में आते हैं। और उस टाइम कालीकट का जो राजा था उसका नाम था जमोरिन। ठीक है। और जमोरिन क्या करते हैं, ये जमोरिन क्या करते हैं कि वास्को दा गामा को रिसीव करते हैं। ठीक है, ये हो गया वास्को दा गामा। ओके, ये किंग जमोरिन कालीकट का राजा था। ठीक है, वो रिसीव करते थे। ये एमसीक्यूज में कभी कभी आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। तो क्या किया, आते ही बाकी जब पोर्टुगीज ने जब अंदर वास्को दा गामा ने जब ये सी राउट डिस्कवर किया, तो बाकी यूरोपियन जो पावर्स था, जैसे ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था, वो लोग भी ये राउट यूज करने लगा। और एक टाइम में वो लोग यू नो धीरे धीरे करके एक एक करके आने लगा यहाँ। ठीक है, हम देखेंगे कौन कौन आया था यहाँ पे। तो पोर्टुगाल, ये तो 1498 में आया था। ठीक है, फिर उन लोगों ने अपना कंपनी एस्टेब्लिश किया था, अपना फैक्ट्री स्टार्ट किया था 1628 में। ठीक है, बहुत देर बाद। ओके, एक्चुअली अभी भी आप इंटरेस्टिंगली गोवा जो है ना, गोवा अभी भी पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस है। ठीक है, लोग पोर्टुगीज बोलते हैं अभी भी गोवा में। मतलब स्वाधीनता के टाइम तक एक्चुअली ये पोर्टुगीज पावर के अंदर था। ठीक है, वो देखेंगे, वो बात एक बढ़िया सा हिस्ट्री है उसका भी। ठीक है, तो पोर्टुगीज का जो फुट होल्ड था वो गोवा में था, और कालीकट में तो था ही। ओके, फिर धीरे धीरे करके कौन कहाँ से आते हैं, नेदरलैंड से आते हैं। नेदरलैंड्स इस जगह पे है, मतलब इस ये वाला जगह है ना, जो नॉर्थ सी है, ये वाला जगह पे है। ओके, ग्रेट ब्रिटेन के नॉर्थ में नेदरलैंड्स। और कौन आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, 1600 में एस्टेब्लिश होते हैं। ये 1608 में आ जाते हैं यहाँ तक। ओके, फिर डच भी उसी टाइम में आते हैं अराउंड। ओके, फिर बाद में क्या होता है, ये फ्रांस लोग भी आ जाते हैं, है ना, फ्रेंच लोग भी आ जाते हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि बाद में क्या होता है कि ये फ्रेंच लोगों के, बाकी तो पोर्टुगल या नेदरलैंड्स को तो मतलब वो इतना हावी नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक टाइम में ऐसा लगता है कि इंग्लैंड और फ्रांस जो है लड़ते हैं आपस में। ठीक है, और उसको कार्नेटिक वार्स बोलते हैं। देखेंगे वो भी। ये टेबल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी है ना, ये वाला जो है ना फैक्ट्री, ये थोड़ा पूछ लेता है कहाँ फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था, कब आया था उन लोगों का, सॉरी ये वाला फैक्ट्री का, सूरत में एस्टेब्लिश किया था। ये कभी देख लेना, मतलब कभी कभी आ जाते हैं ये वाला एमसीक्यूज में। ठीक है, ये मैप तो हमने देख ही लिया। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट बस समझने के लिए। ओके, आ ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं कि हम्म, हम देखेंगे कि उस टाइम तक जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, जब ब्रिटिशर्स आए थे, एक्चुअली ब्रिटिशर्स कौन सा पीरियड में आए थे, जब मुगल का दरबार में ही आए थे एक्चुअली पहला तो, है ना। फर्स्ट शिप जब 688 में आए थे ना, तब मुगल का दरबार में ही आए थे। उस टाइम अकबर थे। ठीक है, तो अकबर ने रिसीव किया था एक्चुअली अच्छे से। ओके, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि है ना, बहुत सालों बाद औरंगजेब के बाद आप तो जानते हैं कि मुगल अंपायर जो है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है। ओके, हमने रीजन देखे थे क्यों डिक्लाइन होते हैं, वो बहुत सारा रीजन था। ओके, डिक्लाइन होने के साथ साथ क्या होते हैं, मराठा, सिख, नवाब ऑफ बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, हम देखे थे, वो लोग इंडिपेंडेंट स्टेट्स तैयार हो गए थे अलग अलग। ओके, फिर यहाँ पे राजपूत राजपूत जो रूलर थे, ठीक है, वो लोग भी अपना जो राज्य है इंडिपेंडेंटली चलाने लगे थे उस टाइम तक। ठीक है, लेकिन जब डिक्लाइन हुआ मुगल का,
तो उस टाइम में क्या हुआ कि एक बड़ा पावर आमने सामने हुआ, दैट इज मराठा। ठीक है, मैसूर भी था, ठीक है, उससे बड़ा, लेकिन मराठा था। मराठा, मैसूर भी था लेकिन मराठा था। ये हैदराबाद वाला छोटा मोटा ना चैलेंज दे रहा था। सिख तो और बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं, है ना, बहुत बाद आते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। आप देख रहे हैं ये कि ये 1765 में जब दीवानी राइट्स मिला था, हम बोले थे ना बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बुक्सार जब हुआ था ना 1765 में, तो बैटल ऑफ बुक्सार हुआ था ना, सॉरी 64 में बुक्सार हुआ था, 1764 में, 65 में दीवानी राइट्स मिला था ना। उस टाइम का आप अगर मैप देखेंगे तो क्या होते हैं, ये जो है ये इतना मराठा अंपायर इतना बड़ा था। आप लोग को मैप अगर देखेंगे ना, मैप के साथ अगर हिस्ट्री को रिलेट करते हैं ना, तो आराम से बढ़िया से दिमाग में बैठ जाते हैं। इसलिए मैं मैप दिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मराठा जो कन्फेडरेसी था वो बहुत बड़ा हो गया था। इसमें राजपूत जो रूलर्स था ना, वो भी मराठा का अंडर आ गया था उस टाइम तक। ठीक है, लेकिन निजाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर, ये इंडिपेंडेंटली चल रहा था। ठीक है, बंगाल इंडिपेंडेंटली चल रहा था, औध इंडिपेंडेंटली चल रहा था। लेकिन 1765 में दीवानी राइट्स मिल गया था, क्योंकि बैटल ऑफ बुक्सार और बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था। ठीक है, जो नवाब ऑफ बंगाल को हरा दिया था, और जो है ना, जो नवाब ऑफ औध, बुक्सार में तो देखे थे 3 लोग एक साथ लड़के भी ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा नहीं पाया था। ठीक है, तो उस टाइम में मैप ऐसा था। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, सॉरी ये थोड़ा सा लेजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको एक कम करते हैं। ठीक है, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, पहला तो फुट होल्ड यहाँ पे बिठाते थे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में बिठाते हैं। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का चैलेंज कौन सा रहा, ये पार्ट, मराठा वाला पार्ट है ना, मराठा वाला पार्ट, मराठा, मराठा। ओके, निजाम, हैदराबाद, मैसूर, ये चैलेंज था उन लोगों का। ठीक है, फिर पंजाब बाद में आते हैं। ठीक है, ये चैलेंज आ गया था बाद में। और जो हम देखे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पे भी मद्रास जो एरिया था ना, ये वाला मद्रास जो एरिया था, उसमें उन लोग का बेस था। ठीक है, और उस बेस में से ही वो लोग ऑपरेट करता था। और बैटल ऑफ बुक्सार और बैटल ऑफ प्लासी में इस बेस से ही ये शिप में आर्मी लेते हुए रॉबर्ट क्लाइव नामक एक जनरल था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, वो क्या करते थे कि यहाँ से शिप में आर्मी को लेता था, और इस बैटल्स में, इस बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के लिए आर्मी लाके अपना यूज करते थे, और उस तरीके से वो जीतता था। ठीक है, ये बस एक जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट दिया आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा डेट वाइज आते हैं, डेट वाइज मतलब सीरियल वाइज आते हैं। सीरियल वाइज में पहले क्या होते हैं, पहले कार्नेटिक वार्स होते हैं। ठीक है, वो लोग 1600s में आते हैं। ठीक है, वो लोग 1600s में आते हैं, 1600s में आते हैं, 1608 में सूरत में आते हैं, अकबर का दरबार में। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपना फुटहॉल जमाते हैं, मद्रास में जमाते हैं, सूरत में, गुजरात में जमाते हैं। बस उस तरीके से अपना ट्रेडिंग जो फैक्ट्री है वो बढ़ाते हैं, आर्मी को भी लेके साथ चलते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि पावर स्ट्रगल शुरू होता है। उसमें से नंबर 1 पावर स्ट्रगल कहाँ से, कौन सा सिग्निफिकेंट है, वो है कार्नेटिक वॉर, जिसको हम बोलते हैं फ्रांस के साथ, एंग्लो फ्रांस। तो ये पहले वार होते हैं। अब देख रहे डेट्स, 1746 से लेके 1763 तक 3 लड़ाई की फ्रांस के साथ, और एट लास्ट क्या हुआ कि फ्रांस को बैटल ऑफ वांडीवास में हरा देते हैं। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, थर्ड कार्नेटिक वार
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रांस को हरा देते हैं, फ्रांस उसके बाद गायब हो जाते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली आज का डेट में पौंडीचेरी आप अगर जाओगे ना, तो पौंडीचेरी में फ्रेंच स्पीकिंग लोग मिलेगा। आर्किटेक्चर भी वैसा ही बना हुआ है फ्रांस जैसा, क्योंकि उस टाइम में बेस जो था, फ्रांस का जो बेस था वो पौंडीचेरी में, अराउंड पौंडीचेरी में था। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ वांडीवास इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे क्या करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस को हराते हैं और फ्रांस लोग अपना बोरी बिस्तर लेके चले जाते हैं। लेकिन पौंडीचेरी में कुछ कुछ उन लोगों का रेमनेंट्स रह जाते हैं, रूल्स रह जाते हैं, और ब्रिटिशर्स भी छोड़ देते हैं पौंडीचेरी को, ठीक है, रहने के लिए, फ्रांस लोगों को रहने के लिए। ठीक है, फिर हम देखे ही था कि ये ब्रिटिशर्स लोग बहुत चातिर लोग थे, है ना, दे वर वेरी कनिंग, वेरी ऐसा था, फॉक्स जैसा था, है ना। तो वो लोग क्या करते थे ना, जो एक एक करके ही करते हैं, एक साथ में कभी लड़ते नहीं थे वो लोग, है ना। पहले क्या किया, फ्रांस जो एक राइवल था उसको हरा दिया 1763 तक, है ना। फिर 1757 आते आते, 1764 या 1765 आते आते वो धीरे से करके यहाँ जमा लेते हैं, है ना, इस एरिया में जमा लेते हैं, बंगाल और बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बुक्सार में। ओके, ये देखिए आप, पहले तो कार्नेटिक वार्स, सॉरी 1746 से लेके आप देखेंगे 63 तक, इस बीच में फ्रांस के साथ लड़ाई करते हैं, एकदम डेडिकेटेडली फ्रांस के साथ लड़ाई करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, कार्नेटिक वार्स बोलते हैं ना, कार्नेटिक वार्स। ठीक है, उसके बाद वो लोग धीरे से 1765 तक आते आते बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। ठीक है, इस एरिया में अपना हक जमा लेते हैं। हम देखे थे दीवानी राइट्स, ठीक है, दीवानी राइट्स, बैटल ऑफ बुक्सर, बैटल ऑफ प्लासी। ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका दिमाग में फिट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन करने से ही आपका दिमाग में फिट होता है। ओके, एक बार फिट हो गया, फिर आप एमसीक्यूज में आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, फिर डिटेल में भी आप पढ़ सकोगे। फिर वो लोग क्या करते हैं, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स, ये एक बार हक जमा लिया 1765 तक, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिकेड वो लोग एक एक करके टारगेट करते हैं, 1767 टू 1799। ठीक है, 1767 टू 1799 मैसूर को टारगेट करते हैं। ठीक है, किसको टारगेट करते हैं, मैसूर को। मैसूर का एक्चुअली जो टीपू सुल्तान था ना, किंग टीपू सुल्तान, उस टाइम में वो फ्रांस का हेल्प लेते थे उस टाइम। ठीक है, क्योंकि फ्रांस, मेरा अगर मैं टीपू सुल्तान हूँ, मेरा अगर दुश्मन ब्रिटिशर्स है और ब्रिटिशर्स का दुश्मन अगर फ्रांस है, तो मैं किससे हेल्प लूंगा, फ्रांस से लूंगा ना। ठीक है, तो मैं फ्रांस से हेल्प लेता था उस टाइम टीपू सुल्तान, और उसका जो फादर था हैदर अली, हैदर अली टीपू सुल्तान। ओके, तो वो लोग ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते थे। ओके, उसका फादर भी लड़ते थे और उसका सन जो टीपू सुल्तान है वो भी लड़ते थे। लेकिन एट लास्ट, एट द फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर वार, एंग्लो मैसूर वार 1799 में, जो सेरिंगपट्टम में होते थे, मैसूर का जो कैपिटल था उस टाइम में, सेरिंगपट्टम। अच्छा, मैसूर कहाँ पे है, मैसूर इस एरिया में है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ओके, तो ये मैसूर जो एरिया है, मैसूर जो किंगडम था, उस वो बहुत एक चैलेंज क्रिएट कर रहा था अंग्रेजों के लिए। और उसको एक टारगेटेड अटैक में वो लोग क्या किया, चार लड़ाई लड़े। ठीक है, चार लड़ाई में एट लास्ट 1799 तक आते आते क्या हुआ, मैसूर को भी अपना हाथ में ले लेते हैं, मैसूर को हरा देते हैं। तो ये कभी कभी एमसीक्यूज में आते हैं ये वाला, कि है ना, टीपू सुल्तान को कौन सा बैटल में हराया,
तो वो है बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम, जो 1799 में होते हैं। ओके, उसके साथ साथ मैसूर जो डायनेस्टी था, मैसूर जो रूल था, वो खत्म हो जाता है और ब्रिटिशर्स मैसूर में अपना हक जमा लेते हैं। ओके, फिर टारगेट, जो सबसे बड़ा टारगेट है, मराठा। मराठा ना, ये मराठा कितना बड़ा एक टारगेट है। ओके, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। ये मराठा एम्पायर जो है, मराठा एम्पायर को कैसे हराए, ठीक है, उसके लिए वो लड़ाई लड़ा। कहां से शुरू करते हैं पहले? 1775 से शुरू करते हैं, है ना। वो 1775 से शुरू करते हैं और कहां तक खत्म होता है? 1818 में, ठीक है। तब से शुरू करते हैं, क्योंकि वो लोग एक एक करके करते थे, हमेशा एक साथ नहीं लड़ते थे। ओके, तो वो 1775 में जब शुरू करते हैं, तब फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होते हैं इसमें। लेकिन ट्रीटी ऑफ साल्बाई होते हैं, उसमें हार जीत होते थे, मतलब यू नो, ऐसा नहीं बोल सकते कि ब्रिटिशर्स ने एकदम पूरा ही हरा दिया था, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ ट्रीटी होते हैं, ट्रीटी ऑफ साल्बाई, फिर सेकंड में ट्रीटी ऑफ बसेन होते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम आउटराइट डिफीट हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि किसका हार या किसका जीत है वो पता नहीं चलता, है ना। उस तरीके से होता था, ठीक है। तो एक कंक्लूसिव एंड नहीं था उस टाइम। ओके, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वार, जो 1817 टू 1818, कितना साल लड़े, आप अगर स्पैन देखेंगे ना, 1775 टू 1818, इसका मतलब है ये तो 50 साल अराउंड, ठीक है। तो 50 साल अराउंड, वो लोग 40-45 ईयर्स तक लड़ते थे, मतलब कुछ ना कुछ करते थे, ठीक है। धीरे धीरे करके फिर, लेकिन एट लास्ट क्या होते हैं, है ना, फाइनल एंड डिसाइसिव कॉन्फ्लिक्ट था ये, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मराठा को हरा दिया था उस टाइम, ठीक है। वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसके भी बहुत सारा कहानी है कैसे वो करते थे, क्योंकि वो मराठा जो अंपायर था ना, मराठा जो पावर था, ये वाला जो पावर था वो बड़ा था। तो छोटा छोटा यू नो पेशवास होता हुआ करते थे उस टाइम, पेशवास बोलते थे, है ना। छोटा 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 राजा हुआ करते थे, कंट्रोल करता था, और जो मराठा अंपायर का पार्ट एंड पार्सल था उस टाइम। लेकिन क्या करते हैं ब्रिटिशर्स लोग, एक किसी को अपना साथ में कर लेते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते थे, राइट। तो यूनिफाइड मराठा को तो वो कर नहीं सकता था एक टाइम में, है ना। यूनिफाइड जो मराठा था उसके साथ तो लड़ाई संभव नहीं था जीतने के लिए, लेकिन वो लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके फिर धीरे धीरे यू नो मराठा को फिर हरा दिया, ठीक है। ये हो गया थर्ड बैटल ऑफ मराठा। ओके, अब लास्ट जो चैलेंज रहता है, यहाँ पे, ये वाला जो चैलेंज है यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। एक्चुअली 1799 में क्या होते हैं, सिख अंपायर का शुरुआत होते थे, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने सिख अंपायर का, बहुत पावरफुल अंपायर था उस एरिया में, पंजाब वाला एरिया आपको दिखाया ना, ये वाला एरिया, इस एरिया में सिख अंपायर एस्टेब्लिश होते थे। ओके, आपको मैं मैप दिखाता हूँ। आई थिंक मेडिएवल का पार्ट में हमने दिखाया था ये वाला सिख अंपायर, ठीक है, ये वाला अंपायर। ओके, ये किसने एस्टेब्लिश किया था, यहाँ पे? महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, ये देखिए, रंजीत सिंह, ओके, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। लेकिन क्या हुआ, बहुत लड़ाई लड़े एक्चुअली में ब्रिटिशर्स के साथ,
ये देखिए, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। उस टाइम में क्या हुआ कि सिख अंपायर इतना एक पावरफुल स्टेट था कि ब्रिटिशर्स लोग डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करते थे उस टाइम में। लेकिन जब रंजीत सिंह, जो फर्स्ट जो रूलर था, जो इसने एस्टेब्लिश किया था सिख अंपायर को, वो जब देहांत हो गया उसका, उनका जब देहांत हो गया, तब धीरे धीरे वीक होने लगा। ठीक है, तो उसी का मौका, उसी मौके का फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लड़ाई शुरू कर दी। तो वो 1845 टू 1849 तक। ठीक है, तो फर्स्ट वार हुआ, फिर सेकेंड वार हुआ। एट लास्ट क्या हुआ, 1848 और 1849 आते आते ब्रिटिशर्स ने पंजाब को भी अपना साथ ले लिया, कि उसमें सिख अंपायर जो है वो हार गया था। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंशियल जो उन लोगों का राइज है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आगे बढ़े, एक एक करके जो राज्य है उसको हथियाने लगे थे। ओके, विथ पावर, लड़ाई करके। ठीक है, लेकिन वो लोग सिर्फ लड़ाई नहीं करते थे, वो लोग डिप्लोमेसी भी करते थे। डिप्लोमेसी का मतलब कुछ पॉलिसीज भी करते थे, सॉफ्ट पॉलिसीज। ये तो लड़ाई तो हार्ड पॉलिसी हो गया, राइट। सॉफ्ट पॉलिसी करते थे। वो सॉफ्ट पॉलिसी का तहत वो लोग जो कुछ कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स था, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब जो इंडिपेंडेंट छोटा छोटा स्टेट्स था, राज्य था, उन लोगों, वो राज्य को अपना जो कुछ कुछ पॉलिसीज था, उस पॉलिसीज के तहत अपने हाथ में करने लगे, हथियाने लगे। तो वो पॉलिसीज क्या क्या है? ठीक है, एक बहुत फेमस पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लड़ाई के अलावा ये वाला सॉफ्ट पॉलिसी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये बोलते हैं कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट का कोई नेचुरल मेल एयर, इसका मतलब अगर एक राजा है, ठीक है, एक प्रिंसली स्टेट का, अगर उस राजा का अगर एक मेल संतान नहीं है, ठीक है, लड़का नहीं हुआ, अगर लड़की हुई तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो ब्रिटिशर्स का अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो उस पॉलिसी का तहत कौन सा प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश के अंदर आ गया था? कौन सा स्टेट? सतारा, जैतपुर, संभलपुर, भगत, छोटा उदयपुर, झांसी, नागपुर, तंजौर, आरकोट, और भी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एमसीक्यूज में, कभी कभी है ना, ये एमसीक्यूज में कभी कभी आते हैं, एमसीक्यूज में कभी कभी आते हैं। ठीक है, आपने झांसी का नाम तो सुना ही होगा, रानी ऑफ झांसी। ठीक है, तो रानी ऑफ झांसी वन ऑफ द रीजन था, जो 1857 का जो रिवोल्ट था ना, रानी ऑफ झांसी ने पार्टिसिपेट किया था उस टाइम में। वन ऑफ द रीजन यही था कि हड़प लिया था। ठीक है, फिर और एक वो लोग पॉलिसी लगाते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस। इसका मतलब है अगर वो लोग को फील हुआ, वो लोग मतलब ब्रिटिशर्स को अगर फील हुआ कि ना वो राज्य जो चला रहे हैं वो इनकॉम्पिटेंट है और टायरेनिकल है। टायरेनिकल मतलब अगर राजा क्रूर है, राजा जो अगर कंप्लेन आता है कि ये राजा बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हमको ऐसे ही पनिशमेंट दे रहे हैं, है ना, तो क्रूएल है, अगर ब्रिटिशर्स को समझ आ गया तो क्या करते थे कि वो उसके तहत भी ले सकते थे। तो ये अवध को लिया उस टाइम पे 1856 में। ओके, जो अवध प्रिंसली स्टेट था ना, उसको लिया था। फिर और एक रूल आते हैं और एक पॉलिसी आते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, वो पॉलिसी क्या करते हैं कि, है ना, आप
कोई अगर स्टेट चाहे, ठीक है, कोई अगर स्टेट चाहे, एक्चुअली चाहता नहीं है, वो फोर्स ही करता है अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स, ठीक है, कुछ ना कुछ करके फोर्स ही करता है, वो बैटल करके कुछ ना कुछ करके फोर्स ही करता है। उस पॉलिसी के तहत, सब्सिडियरी अलायंस जो पॉलिसी है उसके तहत क्या होता है कि ब्रिटिशर्स लोग बोलते हैं कि हमारा जो आर्मी है, हमारा जो आर्मी है, हमारा जो ट्रुप है, आपका रखवाला करेगा, ठीक है, आपका कोई आर्मी नहीं रहेगा। आप अगर राज्य चला रहे हैं, आपका निजा कोई आर्मी नहीं रहेगा, अपना कोई आर्मी नहीं रहेगा, हमारा आर्मी रहेगा, ब्रिटिश का आर्मी रहेगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, उस आर्मी का जो सैलरी है या जो भी अलाउंसेस है, रखने का जो खर्चा है, आप ही को देना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसा पॉलिसी था, लेकिन था ऐसा ही। ब्रिटिशर्स लोग तो बहुत कनिंग था, चतुर था। तो उस पॉलिसी के तहत ट्रेवेनकोर, मैसूर, कोचीन, हैदराबाद, औध, ठीक है, राजपूताना जो प्रिंसली स्टेट्स था, वो सब आ गया था, ठीक है। दिस इज फाइन। बाकी हमने देख ही लिया था मिलिट्री कंक्वेस्ट, जो है ना बैटल था, उस बैटल के तहत पंजाब को ले लिया था, फिर है ना पंजाब के साथ साथ मराठा और यू नो और क्या था, मराठा, मैसूर था, है ना। फिर उस तरीके से वो डायरेक्ट एनेक्सेशन कर देता था मिलिट्री कंक्वेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो धीरे धीरे 1850 तक आते आते हमने देखा था, 1850 तक आते आते हमने ये वाला तो 1818 तक हरा दिया था, राइट। ये वाला तो मराठा वाला था ना, और मैसूर, सॉरी, ये मराठा वाला था, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं, जो सिख वाला है, 1845 टू 1849, ठीक है, ये वाला सिख सिख अंपायर को हड़प लिया था। इसका मतलब है कि 1850 तक आते आते उन लोग का कोई चैलेंज ही नहीं था, ठीक है। सारा इंडिया उनके हाथ में ही था वर्चुअली, ठीक है, पूरा इंडिया उसके हाथ में आ गया था। आप देखेंगे पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स का हाथ में आ गया था, ये वाला पूरा इंडिया, जो भी छोटा मोटा स्टेट्स था, है ना, सारा सारा आ गया था, पंजाब आ गया था, अवध आ गया था, धीरे धीरे करके, ठीक है। ये पूरा पूरा एरिया आ गया था, ठीक है, क्योंकि ये राजपूताना जो स्टेट्स था वो भी एनेक्स कर लिया था, है ना, तो सब्सिडियरी अलायंस है। ये हो गया 1850s का कहानी, 1850s तक का कहानी, जहां पे ब्रिटिशर्स अपना जो फुट होल्ड है, अपना जो होल्ड है, वो पूरा इंडिया में या भारत में विस्तार कर देते हैं, ठीक है। कोई चैलेंज ही बचा नहीं रहता है उस टाइम में। और उसी दौरान वो लोग कुछ कुछ इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज अपनाते थे, और उसके तहत कुछ इम्पैक्ट भी आते थे, है ना। फिर ये 1850s के बाद नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है, 1857 ही है ना। 1857 रिवॉल्ट होता है ना, रिवॉल्ट, ठीक है। वो रिवॉल्ट को हम देखेंगे, 1857 वाला जो रिवॉल्ट है उसको हम देखेंगे डिटेल में। लेकिन 1850s का जो 1850s तक का जो कहानी है कि ब्रिटिशर्स कैसे राइज होता है, दिस इज इट, ओके। तो वो लोग, ये एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि उस दौरान 1850s तक वो लोग क्या पॉलिसीज, ये तो मिलिट्री और जो एनेक्सेशन का पॉलिसीज था, एनेक्सेशन बोले तो जो राज्य को अपना हाथ में करने का, पॉलिटिकल कंट्रोल में लाने का जो पॉलिसीज था, वो तो पॉलिसीज मेन पॉलिसीज था, है ना। मेन जो उन लोगों का टारगेट था, जो भारत को कब्जा करने का, through battle and soft policies like subsidiary alliance and उसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो उस पॉलिसीज और हार्ड जो बैटल्स था उसके तहत तो भारत को अपना ही लिया था,
लेकिन उसके साथ साथ वो लोग कुछ इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज भी अपनाते थे। वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या था? इकोनॉमिक पॉलिसी बोले तो टैक्स कलेक्ट करने का पॉलिसी, या लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू बोले तो टैक्स, ठीक है, पैसा कैसे हमको आए, ब्रिटिशर्स को तो पैसा भी चाहिए ना, तो टैक्स कलेक्ट करता था वो। उसका एक आ, वो लोग लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते थे। इसका मतलब है आपका अगर जमीन है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, राइट। लैंड रेवेन्यू सिस्टम का मतलब वही है। आज आज भी हम लोग अगर आपका अगर कोई लैंड है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है ना, देना पड़ता है कि नहीं, देना पड़ता है। ओके, आपको अगर पता नहीं है तो आज भी सरकार को हम देते हैं, ठीक है। उसी तरह उस टाइम में वो लोग एक पॉलिसी बनाया, एक सिस्टम बनाया जिसको लैंड रेवेन्यू सिस्टम बोलते हैं। तो उसके तहत वो लोग कुछ कुछ पॉलिसीज लाया, ठीक है, अलग अलग जगह पे। जैसे परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम, वो कहां कहां पे लागू हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। किसने लागू किया था? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, कभी कभी आते हैं एमसीक्यूज में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को अप्लाई किया था 1793 में। ओके, तो उसका मेन फंडा यही था कि आपका अगर लैंड है तो उसका एक फिक्स्ड टैक्स होगा, रेवेन्यू होगा, और उस फिक्स टैक्स को कलेक्ट करने का जिम्मेदारी किसका है? एक सेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है, उसको हम बोलेंगे जमींदार। वो जमींदार का हाथ में वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि आप क्या करेंगे कि ये जो आपका जो एरिया, आपका जो जमींदारी एरिया है उसके अंदर का जितना भी लैंड है, जितना भी जमीन है, उसका टैक्स कलेक्ट करो आप और हमें सौंपो, ठीक है। और उसके तहत तो आपको कुछ देंगे, है ना, कुछ आपको भी लाभ होगा, लेकिन जो टैक्स है आपको कलेक्ट करना है और हमको देना है, मतलब ब्रिटिशर्स को देना है, ठीक है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आते हैं ये वाला, इंपॉर्टेंट आते ही ये परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम, ठीक है। किसने एस्टेब्लिश किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793। कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार, ओडिशा एंड पार्ट्स ऑफ यूपी, ठीक है। फिर आते हैं रियोटवारी सिस्टम। वो कहाँ इंप्लीमेंट होते हैं? मद्रास, बॉम्बे एंड पार्ट्स ऑफ असम, ठीक है। किसने इंप्लीमेंट किया? थॉमस मुंद्रो एंड कैप्टन रीड, ठीक है। इसका थोड़ा सा सिस्टम अलग था कि जमींदार जैसा कोई एक मिडिल मैन नहीं था, ठीक है, मिडिल मैन नहीं था उसमें, और डायरेक्ट ही जो फार्मर है उनसे वो टैक्स लेते थे, ठीक है। ओके, दैट इज फाइन। फिर महलवारी सिस्टम, वो कहाँ पे लागू होता था? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना, इंडिया है ये इंडिया है, ये वाला नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उस एरिया में, ठीक है। और सेंट्रल इंडिया, ये वाला सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, मध्य प्रदेश, यूपी वगैरह वगैरह, ठीक है। और किसने इंप्लीमेंट किया? हॉल्ट, मैकेंजी एंड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आते हैं इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका क्या है सिस्टम? एक पूरा महल के लिए, महल मतलब विलेज, एक पूरा महल के लिए यू नो रेवेन्यू फिक्स होता था, मतलब टैक्स फिक्स होता था। आप अगर एक विलेज है, आप अगर एक गांव है, आपका जो गांव बूढ़ा है, ठीक है, या विलेज हेडमैन है ना, उनको क्या करना है कि पूरा विलेज का जो टैक्स है उसको कलेक्ट करना है और आपको देना है, ठीक है। फिर ये एमसीक्यूज में आते हैं ये वाला कि ना, उस टाइम में क्योंकि ब्रिटिशर्स उस टाइम का इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन था वो शुरू हो गया था उस टाइम में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटिश इंग्लैंड में शुरू हो गया था उस टाइम, ओके। उसमें इंडस्ट्री डेवलप होने लगे थे उस टाइम में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने लगे थे। उस टाइम में क्या हुआ, 1853 आते आते फर्स्ट रेलवे लाइन
बॉम्बे टू थाने एस्टैब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। ये लॉर्ड डलहौजी का टाइम पे, ये उस टाइम का गवर्नर जनरल था, ओके। लॉर्ड डलहौजी, ये एमसीक्यूज में आता है कि पहला ट्रेन लाइन इंडिया में कौन सा सन में हुआ, कौन सा ईयर में हुआ, 1853, ओके। और कहां से कहां तक, बॉम्बे टू ठाणे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये ग्रैंड ट्रंक रोड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव से, पोर्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टेलीग्राफ लाइन, ठीक है। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक हुआ था, कोलकाता से डायमंड हार्बर, ये बंगाल में ही है डायमंड हार्बर, ठीक है। तो कोलकाता से डायमंड हार्बर जो है 1851 में फर्स्ट टेलीग्राफ, टेलीग्राफ का मतलब पता है, आजकल टेलीग्राफ नहीं है, आजकल टेलीफोन है ना। पहले टेलीफोन जब आविष्कार नहीं हुआ था तब टेलीग्राफ हुआ करते थे, ठीक है, चिट्ठी भेजने के लिए कुछ लिखते थे, और वो जो चिट्ठी था उसको ट्रांसमिट करते थे दूसरा जगह तक, ठीक है, उसको टेलीग्राफ बोलते थे। और उसको टेस्ट किया, पहला लाइन कोलकाता से डायमंड हार्बर तक, किसका टाइम में है, लॉर्ड डलहौजी, ये भी लॉर्ड डलहौजी ही था, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। फिर एबोलिशन ऑफ सती, ये कभी कभी आ जाते हैं 1829 में ना, राजा राम मोहन रॉय। ये एक एक्चुअली अलग सा एक चैप्टर है ना, रिफॉर्म मूवमेंट बोल के एक चैप्टर है, रिफॉर्म मूवमेंट, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिफॉर्म मूवमेंट, जो इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट है ना, उस टाइम में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कुछ हुआ था, राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, है ना, उस टाइम में रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, वो थोड़ा सा एक चैप्टर पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा, ठीक है। एमसीक्यूज में कभी कभी आते हैं, ये एबोलिशन ऑफ सती कब हुआ था, ये 1829 में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम में, ठीक है। और ये राजा राम मोहन राय रॉय का एक कंट्रीब्यूशन है इसमें, ओके। फिर विडो रीमैरिज एक्ट, है ना, ये भी कभी कभी समटाइम्स एमसीक्यूज में आते हैं। फिर सरदा एक्ट 1929, ये कभी आते कभी भी नहीं आते, वैसा है, ठीक है। फिर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, मकाउले मिनट 1835, ये इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या होता है कि एक लॉर्ड मकाउले बोल के एक आदमी है, वो क्या करते हैं, प्रोमोटेड या इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इससे इससे पहले 1835 से पहले 1835, जब यू नो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल को कंसोलिडेट कर रहा था, अपना रूल को बढ़ावा दे रहा था, उस टाइम तक वो इंग्लिश का इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया था 1835 में, राइट, ठीक है। फिर हंटर कमीशन एक है, वो जो एजुकेशन का पर्सपेक्टिव में ही बनते हैं, कभी कभी आते हैं एमसीक्यूज में, ओके। फिर स्लेवरी को एबोलिश करते हैं, है ना, उस टाइम में स्लेवरी था, है ना, उस टाइम इंडिया में भी था स्लेवरी, तो एबोलिश करते हैं 1843 में। स्लेवरी का मतलब पता है ना, कि खरीद बेच होता है लोगों का, और मेरा नौकर रखते थे विदाउट वेज एंड पे, ओके। तो मेरा नौकर रखते थे खरीद के, किसी से खरीद खरीद बेच करके, ओके। फिर एक इल्बर्ट बिल, है ना, एक आते हैं इल्बर्ट बिल 1883 में, वो एक इंपॉर्टेंट बिल है, 1883 में आते हैं बेसिकली। उसको बेसिक बेसिक फंडा यही है कि पहले जो जज था, है ना, यूरोपियन जज ही यूरोपियन जो क्रिमिनल है या यूरोपियन जो कन्विक्ट है, सॉरी एक्यूज है, उसको ट्राई कर सकता था कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट में अगर किसी ने चोरी कर दिया, फॉर एग्जांपल किसी ने एक ब्रिटिश आदमी है, अगर उन्होंने चोरी का इल्जाम लगाया, तो उस समय ऐसा था कि ब्रिटिश जज ही उसको ट्राई कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। इंडियन जो जज था उस टाइम, इंडियन जज भी था, ओके।
तो इंडियन जो जज था वो लोग ट्राई नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो उस टाइम वो लोग ऐसा एक बिल लाया, एल्बर्ट बिल, और उस बिल के तहत ऐसा हुआ कि प्रपोज किया गया कि इंडियन जज को भी मौका मिले यूरोपियंस को ट्राई करने का, ओके, कोर्ट में ट्राई करने का, ठीक है। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग एक बैकलेस आया था, ओके। ठीक है, एक कहानी है, स्टोरी का पार्ट ये है ये ये बहुत निटी ग्रिटी में है एक्चुअली, ठीक है। इतना निटी ग्रिटी में हमको और अंदर जाना नहीं है, ओके, अभी अभी के लिए। आज का क्लास में आई थिंक 1 घंटा तो पार हो गया, आई थिंक 1 घंटा से ऊपर हो गया। ये क्लियर है, ये कहानी जो है, जैसे कैसे ब्रिटिशर्स लोग अपना इंडिया में या भारत में कैसे कब्जा करते हैं, ये कहानी क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है कौन भैया। कौन है? यस सर। ओके। यस भैया। इसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नो सर, नो। ओके, ठीक है। तो हम कल क्या पढ़ेंगे? कल ना 1857 का रिवॉल्व पढ़ेंगे, ठीक है। ये एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से आते हैं, इंपॉर्टेंट है। और एक एक करके एक एक चैप्टर है, एक एक चैप्टर को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये मॉडर्न पीरियड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारा एमसीक्यूज आते हैं, ओके। तो हम इसीलिए थोड़ा बारीकी से भी जा रहे हैं, है ना। इंडिविजुअल पीरियड को हमने तोड़ दिया, एक्चुअली मॉडर्न पीरियड को अलग अलग फेज में तोड़ दिया, है ना। तोड़ के फिर हम क्या कर रहे हैं, कैसे तोड़ा हमने, ये वाला है ना, जैसे हमने यहां तक पढ़ लिया हमने, है ना। ये एक चैप्टर है, ठीक है। फिर हम ये एक अलग सा चैप्टर है, तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ रहे हैं ना। क्योंकि एक अगर डिफिकल्ट चीज है ना, किसी अगर डिफिकल्ट चीज होते हैं ना आपका, तो क्या होते हैं, अगर उसको तोड़ के पढ़ने से क्या होता है, इजी हो जाते हैं, ओके। कोई अगर डिफिकल्ट चीज है ना, उसको तोड़ा करो, है ना। तोड़ के मोड़ के फिर उसके बाद एक एक करके पढ़ो, वो इजी हो जाता है। लेकिन उससे पहले ना आपका ओवरऑल व्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है ना। ये जो ओवरऑल व्यू है, ये है ना, ये ओवरऑल व्यू ये एकदम बहुत ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, बहुत ऊपर से देख रहे हैं, है ना। ईगल्स, बर्ड्स आई व्यू, ईगल का आई का व्यू है ये, ओके। तो ये चैप्टर कर लिया हमने, फिर कल क्या करेंगे, ये वाला चैप्टर करेंगे, ओके। फिर हम देखेंगे कि एक पीरियड है, एक ये वाला चैप्टर हो जाएगा अलग सा, है ना। 1885 तक, 1857 से लेके एक अलग सा एक चैप्टर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 1885 1857 से लेके 1885 वाला एक चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर 1885 टू 1905 ये वाला एक चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर 1905 टू 1919 ये अलग एक चैप्टर हो जाएगा, ओके। फिर 1919 तो फिर हम इंडिपेंडेंस तक ले ही सकते हैं आराम से। इसको भी हम तोड़, अगर तोड़ना पड़ा तो हम तोड़ देंगे, लेकिन हम ले सकते हैं, अगर तोड़ना पड़ा तो हम तोड़ देंगे, ओके। लेकिन ये पूरा मास मूवमेंट का ये वाला जो है ना, ये चैप्टर जो है, चैप्टर जो होगा, ये मास मूवमेंट वाला सब चैप्टर है, ठीक है। ये गांधी वाला चैप्टर है, गांधी जहाँ पे रेलिवेंस, गांधी का रेलिवेंस आ जाता है, ओके। ठीक है, तो वैसा करके पढ़ने से हमारा मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके। ठीक है, तो आज का क्लास खत्म करते हैं, तो कल हम रिवॉल्व वाला पढ़ेंगे, रिवॉल्व से पढ़ेंगे, और शायद अगर टाइम मिलेगा तो फिर हम अगला चैप्टर भी चले जाएंगे, ठीक है। चलो।